मैं राधा कृष्ण आप सभी लोगों का आईडी के कोचिंग कैंपस में स्वागत करता हूं। आज बेहद खुशी के मौके पर बेहद खुशी का मौका है कि हम लोगों के सामने वेदांत श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। ये आईडी के कोचिंग कैंपस के रेगुलर स्टूडेंट 2019 में कोचिंग खुलने के बाद से पहले बैच से ही इन्होंने ज्वाइन किया। रेगुलर स्टूडेंट इनकी उम्र मात्र अभी 21 साल है और इन्होंने आईबीपीएस का पीओ और क्लर्क दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। बधाई हो आपको ढेर सारी। थैंक यू सर। सबसे कमाल की बात क्या है पता है कि इस फैजाबाद एरिया में इस बैकग्राउंड में बैंक पीओ जैसी नौकरी निकालना, 4,336 पद थे, उसमें अपना स्थान न ही सिक्योर करना बल्कि एक अच्छा रैंक ले आना। और क्लर्क वाले में मैं बताऊं आपको कि इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। पिछली बार का जो टॉपर है, पिछली बार का टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर की मैं बात कर रहा हूं, वो 58% नंबर पाया है। और आपके बीच में वेदांत श्रीवास्तव आप ही के कोचिंग से मॉर्निंग के बैच में पढ़ते थे, आप ही के बीच से ये 62% नंबर, टॉपर 58% नंबर आया है, ये 62.88% नंबर इस बार लाए हैं। अभी पता नहीं है कि ऑल इंडिया टॉपर कौन है, लेकिन मुझे यकीन है कि जब पिछले बार के टॉपर से 5% नंबर ज़्यादा पाए हुए हैं तो डेफिनेटली ही विल बी द टॉपर ऑफ ऑल ओवर इंडिया। ही विल बी द टॉपर। तो आइए कुछ टिप्स ट्रिक्स और इनके बारे में हम लोग जानते हैं, इनके मुखार बिंदु से ये समझते हैं कि कैसे इनको सफलताएं मिली, अपने बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत। तो मैं वेदांत जी आपसे जो है ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बारे में सबसे पहले आप बताएं कि किस तरह की समस्याओं का सामना करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे। इस कम उम्र में आपने क्या क्या झंझावात झेले और किस तरीके से आप सफलता पाए। तो अपने बारे में कुछ बताइए जिससे लोग जो है प्रभावित हों। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। और मैं आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट कर सकूँ, आपके साथ बैठ सकूँ। तो मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं अयोध्या से ही हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 2015 में मैंने 12th पास आउट किया। उसके बाद मैंने बीएससी किया। 2018 जब मैंने बीएससी कर लिया तो मुझे ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो। उस समय अभी भी यही दोनों ऐसे जॉब हैं जो अच्छे माने जाते हैं। तो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स में बैठा, नाबार्ड का एग्ज़ाम दिया, तो मुझे पता चला कि मैं काफ़ी, खासकर स्पीड में काफ़ी पीछे हूँ। तो मैंने अपनी स्पीड पे वर्क करना स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे समझ में आता गया कि कैसे प्रोसेस होता है, क्या चाहिए, किस लेवल पे आपको जाना चाहिए। उस हिसाब से धीरे धीरे मैं बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होता गया। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि जब मैंने ढंग से स्टार्ट किया है अपनी, जिससे जो कहते हैं कि एक पुश मिला हो, वो तब मिला जब मैं 2019 में जब आईडी के कोचिंग कैंपस में आया और यहाँ का एक स्टूडेंट बना। वो सबसे पहला बैच था और उसी का मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। ये मेरे लिए भाग की बात है, काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद से मुझे काफ़ी अपनी स्पीड में, अपने कॉन्सेप्ट में काफ़ी क्लियरिटी मिली और जिसका नतीजा आज आप लोग देख रहे हैं कि जैसे सर ने कहा पीओ और क्लर्क क्वालिफाई किया हूँ भगवान के, सर के, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो है अपने बारे में बताया आपने। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को वेदांत के बारे में। मैंने ये गौर किया कि वेदांत के साथ जो मैंने चीज़ें देखा पढ़ाते समय, कि एक बच्चा जो एकदम अपने पढ़ाई के प्रति फोकस, सवाल कुछ भी हो, चाहे आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो,
किसी तरीके का कोई भाव परिवर्तित होता मैंने कभी नहीं देखा। लोग ऐसे होते हैं कि दो सवाल अगर उनको आ रहा है तो क्लास में जो है उनको बैठने में दिक्कत आती है, लेकिन वेदांत के साथ मैंने देखा कि इन्होंने हमेशा सीखना जो है, सीखने के नज़रिए से हमेशा ये बैठे रहते थे कि अब कुछ न कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मुझे नहीं आता है। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग क्लासेस करते हैं कहीं पर और ये समझते हैं कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता है, इसमें मैं क्या करूँ, क्यों पढ़ूँ मैं, तो यहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हैं। ये चीज़ें जो है आपको पीछे ले जाती हैं। वेदांत के साथ मैंने ये प्लस पॉइंट देखा कि चाहे कैसा भी स्थिति रहा हो, उसमें वेदांत पढ़ाई कभी नहीं मिस किए हैं, रेगुलरिटी इनके साथ रही है ना। आगे वेदांत जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अप्रोच कैसा अपनाया था, पढ़ाई के पीछे अप्रोच आपका क्या था, और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो नए बिगिनर्स हैं उन्हीं के लिए, खास करके जो लोग काफ़ी कमज़ोर हैं, जैसा आप जानते हैं कि ये अयोध्या फैजाबाद रीजन है, इसमें लोगों की पढ़ाई का बैकग्राउंड कैसा रहता है, तमाम समस्याएं हैं उनके साथ। तो उन समस्याओं को साथ में रखते हुए कैसे ये उसके साथ मैनेजमेंट करते हुए सिलेक्शन कैसे पा सकें, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों को ये बताएं जिससे कि लोग जो है आगे आकर के सफल हो सकें। आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी उसको भी आप बताएं। तो मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसा पैटर्न है, कैसे पेपर आता है और आजकल कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उस वजह से मुझे शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी पीछे थी और मुझे बैंकिंग में खासकर स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो जो बिगनर्स हैं, सबसे पहले उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपके पास एक मोटिव होना चाहिए, आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो आपको उसको सही बनाना ही है, क्योंकि वो डिसीजन भी आप ही का था। तो अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बोल सकता हूँ कि एक जो कंपटीशन होता है बैंकिंग या एसएससी, इसको आप एक गेम की तरह ले सकते हैं। गेम का कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत आसान है, गेम का मतलब ये है, गेम आजकल बहुत मुश्किल है। तो गेम से कहने का मतलब ये है कि आपको गेम में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों ही पता होना चाहिए। किस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना हो, ये गेम हमें सिखाता है। वैसे ही बैंकिंग या एसएससी दोनों में आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आए। ये नहीं कि आप लगे हो, आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन आप जो क्वेश्चन अभी लगा रहे हो वो काफ़ी अब नहीं आते हैं। अब जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। जैसे स्लॉगिज्म है, अब जो है उल्टी स्लॉगिज्म पूछी जाती है, रिवर्स स्लॉगिज्म पूछी जाती है। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को टाइम के साथ चलाना होता है। तो बिगनर्स से मैं यही कहूँगा कि आपके पास एक मोटिव है तो आप उस पर बस दो चीज़, कंसिस्टेंसी और फोकस बना के रखिए। लगातार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका बेस भी क्लियर नहीं है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, लेकिन अगर आप डेली 1 घंटा 2 घंटा उस सब्जेक्ट को दोगे तो आपको खुद ही अपने आप में वो चेंज दिखने लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, किसी को थोड़ा कम टाइम लगेगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली यू विल गेट टू सी द रिजल्ट्स। और बिगनर्स को मेरी एक एडवाइस और होगी कि कभी भी अपना सीधे आप अपने टारगेट पे ध्यान मत दो। अब कोई भी अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना स्टार्ट करता है तो वो सीधे माउंट एवरेस्ट को नहीं देखता, वो देखता है कि आगे मुझे क्या करना है। तो आपको बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे ये क्विज़ लगानी है, आज मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपने वो कर लिया तो बस आप अच्छी नींद लेके सो जाओ, क्योंकि आपने आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया। कल का टारगेट देखो। और एक जर्नी जैसे होती है, चलते 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 आप कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, अगर आप सही पाथ पे हो। तो बस आप अगर सही पाथ पे हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बस क्विज़ लगाएं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और खुश हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी कभी नहीं होता है तो स्ट्रेस आ जाता है दिमाग पे, फैमिली कंडीशन भी कभी कभी स्टेबल नहीं होती है। तो अगर आप खुश रहोगे, आप लाइवली रहोगे, अपने दोस्तों से मिलोगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालेगा। और वो आपको बैंक में जब टाइम कम होगा, स्ट्रेस होगा, तब भी आप शांत होकर क्वेश्चन को समझ पाओगे और कर पाओगे। तो मेरी एडवाइस आपको यही है। बिल्कुल वेदांत, जैसा आपने कहा कि कदम कदम बढ़ाते रहना चाहिए। कितनी भी बड़ी मंजिल हो, कितनी भी बड़ी इमारत बन रही हो, तो शुरुआत उसकी एक
छोटे से नींव से पहले ईंट से ही होती है। तो बिल्कुल एग्रीड विथ वेदांत। अब मैं वेदांत आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने आईडीके कोचिंग कैंपस के बारे में कैसे सुना और कैसे आप आकर के जो है एडमिशन लिए, क्या प्रोसेस थे, और अपने एक्सपीरियंस को, आईडीके कोचिंग कैंपस में पढ़ने के एक्सपीरियंस को, और किस तरीके से आईडीके ने आपका हेल्प किया, उसको भी जो है आप जरा बताएं बच्चों को, जिससे कि लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आईडीके के बारे में मुझे अपने दोस्त से पता चला था। तो मैं पहले भी कोचिंग एक दो किया था। उसके बाद जब मैं आईडीके में आया तो मुझे काफ़ी चेंज लगा। चेंज किस वजह में लगा? पहले तो मुझे एक बहुत ही डिसिप्लिन जो होता है वो लाइफ में सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि डिसिप्लिन मुझे यहाँ पे मिली। दूसरी चीज़ था कि मेरे अंदर एक चेंज इस तरह से आया कि मैं कैजुअल अप्रोच ना होकर एक सीरियस अप्रोच हो गया। मतलब एक अपने गोल को सीरियसली देखने लगा कि हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ, और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे मिली वो था कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है, कंपटीशन आपको एक तरह से किसी भी युद्ध के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको तैयार करता है। तो जब आपके अंदर कंपटीशन आएगा कि मुझे 5 सेकंड में 10 सेकंड में क्वेश्चन लगाने हैं, कंपटीशन मैं दूसरे लोगों से भी बात बोल रहा हूँ और अपने आप से भी बोल रहा हूँ कि मैं अगर कोई क्वेश्चन पहले 15 सेकंड में लगा रहा हूँ, तो अब वही क्वेश्चन बाद में आएगा तो मैं क्या उसको 10 सेकंड में लगाने की ये इम्प्रूवमेंट आई मेरे अंदर कि नहीं आई। तो जब सर लोग क्वेश्चन देते थे या कोई नई चीज़ बताए तो उसको कितनी जल्दी आप ले सको, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसको नोट्स बनाओ। पहले मैं नोट्स नहीं बनाता था, पहले मैं सिर्फ क्वेश्चन कर लेता था और ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन उसके बाद जब आपने पढ़ाया इकोनॉमिक्स खासकर, तो मुझे कई चीज़ें क्लियर हुई, जिससे मुझे लगता था कि ये सब मुझे समझ में नहीं आएगा, कॉमर्स की चीज़ें हैं, साइंस को मुझे नहीं समझ में आएगी, मैं इनसे थोड़ा दूर भागता था। लेकिन जब आपने इकोनॉमिक्स खासकर पढ़ाई तो मुझे काफ़ी बैंकिंग की तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया, क्योंकि जब आप जानने लगते हो तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है ऑलरेडी। और मैथ्स में मुझे बेस मेरा क्लियर था, जो कॉन्सेप्ट थे वो मुझे और क्लियर हो गए, और ये पता चला कि जो ट्रिक्स हैं वो कैसे आई हैं। अगर आपको ये पता होगा ना दिमाग में कि ट्रिक्स ऐसे आई हो, तो आपको पता होगा कि ये ट्रिक कहाँ लगेगी और ये ट्रिक कहाँ नहीं लगेगी। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट मुझे यही लगा कि मेरी स्पीड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा बच्चे थे और सबके अंदर एक दूसरे से कंपटीशन की भावना थी, जिससे एक आता है कि मुझे इन सब से जल्दी लगाना है। तो इन सब चीज़ों में आईडीके ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। उसके बाद मैंने डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया सर के वीडियो देख के, और उससे भी काफ़ी मुझे हेल्प मिली, क्योंकि आजकल के जो जीए आते हैं उसमें करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कोई अगर स्टैटिक अवेयरनेस का भी टॉपिक होगा वो वही टॉपिक होगा जो करंट अफेयर्स में होगा अभी। तो उन सब से जब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो जीए में हमेशा से वीक पार्ट था। मैं बता दूं, मैथ आप मेरा बेस था, वो मेरा सही था, लेकिन जीए हमेशा जो एक दो एग्ज़ाम में नहीं हुए, जैसे कि एफसीआई और एलआईसी असिस्टेंट, एक दो मार्क्स से, और वो भी ओवरऑल कट ऑफ हो जाता था लेकिन सेक्शनल कट ऑफ में नहीं हो रहा था, और वो किस में, जीए में। तो जब मैंने करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया तो वो पीए और क्लर्क में काफ़ी हेल्प की और मैं क्वालिफाई कर लिया। अच्छा वेदांत जी, मैं आपसे कुछ और चीज़ें जो स्टूडेंट्स के मन में रहती हैं वो चीज़ें मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। एक जो खास बात यह है कि एक होता है कि कुछ बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, है ना, या ऑनलाइन वीडियो कहीं से देख रहे होते हैं, इस तरीके की सुविधा होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं होती है ना। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोचिंग का रोल क्या होता है नौकरी पाने में। यानी एक बच्चा विदाउट कोचिंग तैयारी करता है तो उसके नौकरी पाने में क्या क्या हर्डल समस्याएं आती हैं, और दूसरा बच्चा जब कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, आईडी के जैसी कोचिंग कोई ज्वाइन कर ले रहा है या वीडियोस देख रहा है, लगातार कंटिन्यू कर रहा है, तो उसकी पढ़ाई में, उसकी तैयारी में डिफरेंस क्या हो जाता है, ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सारे बच्चे ये चीज़ें जानना चाहते हैं। मेरी तरफ देख करके। तो सर आपका क्वेश्चन है कि
कोचिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग के बिना कोई पास नहीं कर सकता। कई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग के बिना सिविल सर्विसेज भी बीट किए हैं। बट ये कोचिंग का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा कोई बंदा हो या कोई ऐसा टीचर हो जो आपको गाइड कर सके, या वो चीज़ जानता हो कि उसमें क्या होना है, आपको गाइड कर सके कि आगे आपको करना क्या है। तो अगर आप देखिए, नॉलेज आपको बुक से भी मिल जाएगी, आपको नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं अपना बताऊंगा कि IDK में जैसे कोचिंग है, तो मैं यहाँ पे अगर बैठा हूँ तो मुझे स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जब खासकर जब आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एग्ज़ाम दे चुके, आप कोचिंग कर चुके, आपको पता है, तब आप सेल्फ स्टडी पे आप पूरा डिपेंडेंट हो जाओगे। लेकिन शुरुआत में आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती होती है जो आपको बता सके कि आगे करना क्या है। और कोचिंग एक तरह से गाइड करेगा आपको आपकी पाथ की तरफ। और लेकिन ऐसी कोचिंग भी नहीं, मैंने भी कई ऐसी कोचिंग देखी है जहाँ पे टीचर्स हैं बट वो नाम के टीचर्स हैं। मतलब वो नॉलेज तो कहीं से देंगे, बट उनको पता ही नहीं है कि असली में कि पढ़ना क्या है, वो कहाँ कब की क्वेश्चन कब अभी तक वही चल रहा है। तो ऐसी कोचिंग में ना जाए। जैसे कि मुझे IDK में, जब मैं IDK में गया तो मुझे पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया गया कि जो पैटर्न अभी चल रहा हो, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हो रिसेंटली, उसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ना मैंने स्टार्ट किया। तो कोचिंग का महत्व मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कोचिंग की है और कोचिंग से ही मैंने निकाला है। और ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग से ही निकाला है, सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए, लास्ट में वो बंदा ही होता है, वो इंडिविजुअल ही होता है जो क्वालिफाई करता है। जो टीचर होगा या जो भी कोचिंग वाले होंगे वो उसको सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, उंगली पकड़ के पहुंचा नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो कोचिंग वाले या कोचिंग जो है वो एक तरह का कोच करेगा। अब जैसे क्रिकेटर्स को ले लें, कोच जो होता है वो सिखाएगा थोड़ी ना, खेलना उनको आता है। बस वो क्या करेगा कि उनके दिमाग में जो डर कह सकते हैं, या जो उनके अंदर सेल्फ डाउट है, उसको क्लियर करेगा। वो एक तरह से मैन मैनेज करेगा, मैन मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। तो मुझे इस कोचिंग में फील हुआ कि मैं ये अपने लक्ष्य तक, अपने मोटिव तक पहुंच सकता हूं, जो मुझे पहले लगता था कि बहुत मुश्किल है। फिर जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस होती गई, मेरा रूटीन बनता गया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं जब प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस क्वालिफाई हो गया, तो लगा कि नहीं हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही। जैसा आपने बताया, मैंने भी फील किया था लगातार रेगुलर जो है। और कई बार ये क्वेश्चन लगातार बच्चों से उठते रहते हैं कि बिना कोचिंग के क्या किया जा सकता है। अच्छा, बीइंग कि हम लोग एक कोचिंग रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग कहेंगे ही कि जो है बिना कोचिंग के क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन फैक्ट ये है कि स्टूडेंट ही होता है जो क्वालिफाई करता है। सेल्फ स्टडी से भी क्वालिफाई किया जा सकता है, बिल्कुल एग्रीड। बस ये है कि आपको समय लग जाता है बहुत ज़्यादा, और आप घूमते रहते हो, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, घूमते रहते हो इधर उधर, कि वो डायरेक्शन मिल पाने में आपको कई साल लग जाते हैं। कोचिंग जब आप ज्वाइन करने जाते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे रास्ते को चुने, ऐसे कोचिंग को चुने जहाँ पर खुद क्वालिफाइड लोग बैठे हों। ऐसा ना हो कि आप कहीं ऐसा जगह अपना समय बिता रहे हो जहाँ पर लोग ये जानते ही ना हो कि आखिर में रास्ता कौन सा चुनना है। तो एग्रीड, 100% आपसे एग्रीड करता हूँ। अगला एक और चीज़ जो है आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, स्टूडेंट्स की तरफ से ही जो है, कि स्टूडेंट्स का जो मेरे पास लगातार आता रहता है, क्वेरी आता रहता है, वो ये पूछते हैं कि सर, उनका होता है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट मजबूत है, ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, ये मजबूत है, ये कमज़ोर है। इस तरीके से वो सेगमेंट कर दिए हैं कि अब मेरा ये सब्जेक्ट मजबूत है, ये कमज़ोर है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो, जैसे आपने बताया कि आपका एक सब्जेक्ट GA जो था, जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस, काफ़ी कमज़ोर था, कैसे उससे ओवरकम करें, कैसे उससे बाहर आए? कि अगर कोई कमज़ोर सब्जेक्ट है तो क्या टिप्स और क्या ट्रिक्स होने चाहिए कि इंसान उसको फॉलो करके सफलता पा सके? तो अगर कोई सब्जेक्ट वीक है, तो पहले तो वो दिमाग में है कि वीक है तो उसमें आप पढ़ोगे नहीं। तो आपको क्या करना है कि देखिए, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि कोई टिप्स या ट्रिक्स मिल जाए तो वीक सब्जेक्ट स्ट्रांग बन जाए। तो आपको उस पर मेहनत करनी ही करनी है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको एकदम अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कि आप उसी पे फोकस करो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक जैसे बताया था कि गेम है, आपको एक बैलेंस करके चलना है। कई ऐसे टॉपिक होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, कई लोगों को आते होंगे बट वो क्लियर नहीं किए होंगे, और मैं आज क्लियर कर लिया हूँ। क्योंकि जो बैलेंस होता है ओवरऑल वो क्लियर होना चाहिए। अगर जैसे मेरा टॉपिक जीए में वीक था, तो मैंने क्या किया, करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट किया तो जो टॉपिक मुझे नहीं पता है उसके बारे में, तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि उसके बारे में जानूंगा, और उसके बारे में जानूंगा तो मेरी इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे जो आपका वीक सब्जेक्ट था उसमें आप कंफर्टेबल होने स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका वीक पार्ट है ये नहीं ध्यान रखना, बात ध्यान ये देना है कि आपका स्ट्रॉन्ग क्या है। स्ट्रॉन्ग वो होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जीए हो। कई लोगों का जीए बहुत अच्छा होता है, तो आपको उसको एकदम स्ट्रॉन्ग से भी अच्छी जगह ले जाना है, क्योंकि वही इसका जो आपका वीक है उसका हाथ पकड़ के पार करवाएगा। तो जैसे मेरा मैथ था, तो मैंने मैथ को कभी नहीं छोड़ा, डेली मैथ तो फिक्स था ही था। बाकी मैं अल्टरनेट डेज पे जीए इंग्लिश, जीए भी फिक्स था, रीजनिंग और इंग्लिश अल्टरनेट पढ़ता था, लेकिन मैथ को मैंने कभी नहीं छोड़ा। और वही बात है, कंसिस्टेंसी। अगर टैलेंट आपके पास जितना हो, लेकिन अगर हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना, तो बहुत लोग हैं टैलेंट लेके बैठे हैं, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और मैंने ये फील किया है कि मैं 4 दिन मैथ की क्विज़ लगा रहा हूँ, अगर एक दिन भी गैप हो गया, छठे दिन मैं बैठूँगा तो मुझे फील होगा कि वो फ्रिक्वेंसी नहीं आई, वो स्पीड नहीं बन रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप ध्यान दीजिए, जो वीक है उस पर फोकस कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको नेगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, एसबीआई में नहीं होती है लेकिन आईबीपीएस में होती है। तो उस पर भी आपको मदद करनी है, क्योंकि वही ऐसा चीज़ है जो आपको रोक भी सकता है और पार भी कर सकता है। बस। और वेदांत जी, मैं सारे बच्चों का ये क्यूरियोसिटी है, कई सारे बच्चों ने जो है हमसे जानना चाहा कि सर इंटरव्यू में होता क्या है, कैसे। कई बार जो है कई सारे बच्चे ऐसे आए हैं लगातार जो है, जो इंटरव्यू में जाने के लिए मतलब उनको मौका मिला, वो तो हमेशा जो है इंटरव्यू के लिए जानना चाहते हैं। आप चूँकि फेस करके आए हो और क्वालिफाई भी कर चुके हो, तो मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि जब आप इंटरव्यू देने गए तो क्या चीज़ें हुई और आपने कैसे उसको, उस पर क्या रिएक्शन दिए। इंटरव्यू मेरा जो था वो 2 फरवरी को था, लखनऊ में। तो मुझे भी बहुत वो डर लग रहा था कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि पहली बात, वो नॉलेज नहीं देखा है आपकी, नॉलेज उन्होंने चेक कर ली ऑलरेडी प्री और मेन से। वो आपको बस ये देखना चाहते हैं कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये उस सिचुएशन में रहेगा तो क्या फेस कर पाएगा। बस सिंपल सी बात है, एक इंटरेक्शन है कुछ लोगों का आपके साथ, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसमें मुझसे पूछे थे एक दिन पहले, जैसे करंट अफेयर्स पूछा था कि बजट आया था, तो बजट के बारे में पूछा कि बजट में क्या चेंजेस आपको सही लगे या क्या चेंजेस आपको बेकार लगे। और उन्होंने मेरे बारे में पूछा, और बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें, कोई नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा, जनरल टॉपिक्स पे बात की। और ऑन एवरेज मैं हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया था, कई क्वेश्चन में फंसा भी था। बट वो आपको एकदम काम करने के लिए बैठे हुए हैं कि आप एकदम परेशान मत हो, आप बस अपने बारे में बताओ। और फिर ओवरऑल एवरेज गया था मेरा इंटरव्यू, और भगवान की तरफ से हो गया मेरा। और मैदान जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मेरा जो सारे क्वेश्चन हैं वो ये ध्यान में रख करके हैं कि जो क्वेरीज उठती रहती हैं स्टूडेंट्स की, उसी को ध्यान में रख करके है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि टिप्स एंड ट्रिक्स, खास करके ट्रिक्स लोग बोलते हैं ना, कि मतलब ट्रिक्स जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। तो आपको क्या लगता है कि टिप्स एंड ट्रिक्स क्या ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में मदद करती हैं, इनका रोल क्या होता है? टिप्स और ट्रिक्स मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा तो शुरुआत में बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है टिप्स एंड ट्रिक्स, कि आप स्टार्ट कर रहे हो और आपने सीधे फॉर्मूले पढ़ने स्टार्ट कर दिए, या ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो बिल्कुल ही बेकार है। क्योंकि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि
वो टिप्स कहाँ से आई और किस सिचुएशन में लगेगी और किस सिचुएशन में नहीं लगेगी। तो अगर आपको वो पता है तो आपको पता भी होगा कि वो टिप्स कहाँ से आई है या ट्रिक वो कहाँ से आई है, तो आप उस क्वेश्चन में लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में वो ट्रिक काम ही नहीं करेगी। अब जो क्वेश्चन आएंगे प्री में तो आप निकाल लोगे, स्पीड चाहिए जल्दी जल्दी करके निकाल लोगे, लेकिन मेंस में आपके क्वेश्चन जो खासकर पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में नए नए क्वेश्चन बनते हैं, और वो नए नए क्वेश्चन में टिप्स और ट्रिक्स धरी की थी कोई मतलब नहीं उसका। तभी आप कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि करना क्या है इसमें। और अब तो मोस्टली डीआई आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसमें ये नहीं कि परसेंटेज और रेशियो आपका आता है तो आप कर ले जाओगे। कहने की बात है कि परसेंटेज रेशियो होता है, लेकिन उसमें इतना डीपली पूछा जाता है ना कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। अब की जो आया था मैथ्स का पेपर कॉन्ट का, उसमें सिर्फ डीआई थी और कट ऑफ उसकी गई है 5, मतलब 5 कट ऑफ गई है। इसका मतलब कि वो कितना टफ था। और मैंने अटैम्प्ट किए थे 23-24 और मेरा नंबर आया है 19। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वही आपका मेंस निकाल पाएगा। आपको मेंस के नज़रिए से देखना होगा कि मेंस में क्या पूछा जाना है। ये तो है नहीं कि प्री क्वालिफाई कर लिए तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो मैं ये कहूँगा कि टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे ना भागें, वो ऑलरेडी अपने आप आपको आती जाएगी। जो लोग मैथ्स लगाएंगे उनको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ इतना लंबे से अच्छा है कि ये इतना छोटा कर लो, लेकिन वो तभी कर पाओगे ना जब आपको पता हो कि आंसर क्या आना है, कैसे प्रोसेस से आप गए हो, वो दिमाग में आपके बैठा होगा। बिल्कुल सही। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, शुरू से ही बोला जाता है ये। और टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं, खास करके ट्रिक्स, टिप्स तो ठीक है, ट्रिक्स जो है, ट्रिक्स जो लोग बोलते हैं कि हम ये ट्रिक लगाए, ये ट्रिक लगाए, आइए हम आपको ये ट्रिक पढ़ाएंगे, यकीन मानिए मेरा, कभी भी शॉर्टकट से, ट्रिक से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, है ना। ये खाना खाते हैं आप लोग, खाने में एक होता है पूरा दाल चावल सब्जी रोटी, और एक होता है चटनी। चटनी जो होता है वो ट्रिक होता है ना। और जो खाना आप दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं वो क्या होता है, वो बेस होता है। तो कभी भी चटनी से पेट नहीं भरता है, पेट भरेगा किससे? खाने से, मेन कोर्स से भरेगा। तो बेस जब तक क्लियर नहीं होगा, एग्रीड वेदांत के बातों से कि बिना बेस क्लियर किए कभी भी आप, ट्रिक आपको आ गया, आप 4 सवाल लगा लोगे, लेकिन इम्तहान क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप 4 लोगों के बीच में खड़े होकर के जो है सवाल आप देख करके बोलोगे हमको देखो हम ये सवाल ऐसे लगा दे रहे हैं, वो होगा, लेकिन आप इम्तहान नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। प्री क्वालिफाई कर लोगे, मेंस में लटक जाओगे। तो कभी भी जब पढ़ाई आप करें तो हमेशा ये फोकस रहे कि आई हैव टू क्वालिफाई एग्जाम। हमेशा आपका बेस एग्जाम क्वालिफाई करना होना चाहिए, ना कि लोगों के बीच में आकर के अपना भौकाल, लोग बोलते हैं ना उसको, भौकाल बनाने के चक्कर में लोग परेशान रहते हैं कि हमको ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया, देखो हम ऐसे कर ले रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब वेदांत जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि आप लगातार जो है स्टूडेंट रहे हैं और लगातार क्लास भी कर रहे हैं ऑनलाइन, चूँकि इस लॉकडाउन की स्थिति में स्टूडेंट तो आ नहीं रहे हैं, क्लास चल नहीं रही है ऑफलाइन। ऑनलाइन क्लास में बेसिक क्लास हम लोग दे ही रहे हैं, उसके अलावा मैंने 2 सीरीज शुरू की हुई है। एक सीरीज शुरू किया हुआ है हैशटैग थॉट प्रोसेस मैथ्स, और एक दूसरी सीरीज शुरू की हुई है हैशटैग टाइमलाइन नौकरी। आप ये बताएं कि मैथ को मजबूत करने के लिए थॉट प्रोसेस का रोल क्या होता है, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए थॉट प्रोसेस का रोल क्या होता है। और ये जो सीरीज चल रही है ऑनलाइन यूट्यूब पर, ये दोनों सीरीज, इसका क्या बेनिफिट बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो लोग रेगुलर इसको करेंगे उनको कैसा बेनिफिट इसका मिल सकता है? थॉट प्रोसेस की अगर आपने बात की तो थॉट प्रोसेस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो टॉपर होता है या जो क्वालिफाई करता है उसको बाकी लोगों से अलग क्या बनाता है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो सोचता कैसे है। थॉट प्रोसेस मतलब कि आप सोचते कैसे हो, उस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करते हो, स्टार्ट कहाँ से करते हो। तो थॉट प्रोसेस मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, तो जो क्वेश्चन मुझे लगाने में टाइम लगता, 5 मिनट लगता, 7 मिनट लगता, वो आप उसी मेथड से बाद में लगने लगता है ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगर इस तरह से हम सोचे होते तो। कॉमन सेंस जैसी वाली बात होती है, लेकिन वही कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन।
तो अगर आप वो अचानक से नहीं बदलेगा। आप जब उस तरह से सोचना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे, देखिए चेंज को अडॉप्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आपको बदलना चाहिए लाइफ में। ये नहीं कि मुझे जो मेथड आता है मैं उसी पे स्टिक रहूँगा और चाहे कोई दूसरा मेथड बताए मैं उसको देखूँगा ही नहीं। आप उसको देखिए, आप उसको अप्लाई करके देखिए। एक पहली बार में उसको आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, आप समझ जाओगे, लेकिन जब धीरे धीरे आप उस तरह से सोचने लगोगे तो आपका दिमाग उस तरह से वर्क करने लगेगा। और एग्ज़ाम में वो छोटी छोटी चीज़ें टाइम बचाएंगी भी। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप कर ले जाओगे उस क्वेश्चन को। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं खूब घुमाए जाते हैं, रीजनिंग में भी या मैथ में भी कई क्वेश्चन होते हैं, उसमें लगे हो कोई मतलब नहीं है। अब पूरा आप पजल सॉल्व करोगे। और क्वेश्चन पूछा जो है, अगर आप हल्का सा ध्यान दो उसमें तो कुछ क्वेश्चन आप अंदाजे से लगा सकते हो। ये मैंने नोटिस किया है। आप अगर पजल बनाने बैठोगे तो बनेगी ही नहीं, कभी कभी इतनी टफ आ जाती है, मतलब बनेगी हमसे नहीं बनेगी। और बात हुई टाइमलाइन नौकरी की, तो सबसे अच्छी बात है उसमें कि आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में जो आपको आता होगा वो दिया होगा क्वेश्चन में। अब ऐसा करते हैं, जो आप पढ़े हो, हाँ हाँ आपने क्वेश्चन देखा, हाँ ये तो मैंने जानता हूँ, ये तो मुझे पता है, और वही चीज़ पूछेगा जो आप नहीं पता। तो टाइमलाइन नौकरी में जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो मुझे एक एक चीज़ माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल उसके बारे में पता चली। जैसे आईएमएफ ने किसी कंट्री की हेल्प की तो पूछ लेगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अगर आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल उसमें उसके साथ जो आपको पता होगा तो आप वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और करंट अफेयर्स सब घुमा के पूछते हैं, क्योंकि जानते हैं करंट अफेयर्स पिछले 3-6 महीने का आएगा, 3-4 महीने का, तो उसको ही वो घुमा के पूछेंगे। और जो बंदा अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा वही करंट अफेयर्स कर पाएगा। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इसको। देखिए बिल्कुल सही इन्होंने जो बताया कि मैथ्स हो चाहे जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें बैलेंस बनाना आवश्यक होता है। और जो बताया कि प्रोसेस अगर नहीं क्लियर है, सवाल आपको आता है, प्रोसेस अगर नहीं आपको पता तो फिर आप उसको उसी में घुमाते रहो। जैसे बताया आपने जो है कि पजल आता है, आप उसको घुमाते रहोगे नहीं आएगा, बस आपको प्रोसेस है पता है तो आपको आ जाता है। वही हाल करंट अफेयर्स में है कि डायरेक्ट करंट अफेयर्स नहीं पूछता है, अब करंट अफेयर्स से घुमा के सवाल पूछता है। तो इसलिए हम लोग जो दो सीरीज शुरू किए हुए हैं वो दोनों सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैशटैग थॉट प्रोसेस मैथ का और दूसरा हैशटैग टाइमलाइन नौकरी का, जिसपे करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। अंत में मैं वेदांत जी एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप 21 साल की उम्र में इस अचीवमेंट को प्राप्त किए हैं। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि आप और आगे जाएं। मैं आपके अंदर देखता हूँ कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के आपके अंदर वो सारे गुण हैं, सारी चीज़ें हैं जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग लगे हुए हैं, सालों साल से लगे हुए हैं, कभी आप ऐसे लोगों से मिले भी होंगे कि 4 साल 10 साल 10 साल 15 साल से जो है लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग 40 साल की उम्र के हो गए हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं। तो उन सारे लोगों को, भारत के नवयुवकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं? तो पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको। मेरी सक्सेस के पीछे आपका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आपका, मेरे माँ बाप का, मेरे दोस्तों का, सब ने मुझे बहुत हेल्प किया है। जब भी मुझे लगा कि सेल्फ डाउट होने लगा तो उन्होंने पीछे से मुझे काफ़ी सहारा दिया। अब मैं बात करूँगा उन बच्चों के बारे में, उन बच्चों नहीं, उन भैया या दीदियों के बारे में जो लगे हुए हैं बट किसी ना किसी वजह से नहीं हो पाता। तो मैं उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ, वो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं। और मैं लकी हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है। लेकिन जो वो लोग हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज भी है, वो हार्डवर्क भी कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी चूक है
जिसकी वजह से वो पीछे हो जाते हैं या उनका नहीं हो पाता है। तो बस वही बोलूँगा कि आपको नहीं पता कि आप अपने टारगेट के कितने क्लोज हो। आपने 99 बार किसी चीज़ पे स्ट्राइक कर चुके हो, अगर 100 बार कर देते तो आपका हो जाता, बट आपने उसी वक्त हार मान ली। तो बोलना तो बहुत आसान है कि आप हार मत मानिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई कितना भी बोल दे, अंदर से इंस्पिरेशन आप ही के अंदर से आएगी। आपको पता है कि आपकी फैमिली में क्या दिक्कत है, आपको पता है कि आपको अपने आप से क्या चाहिए, आपके माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं। तो जब तक अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितने वीडियो देख डालो, जब तक आप सीरियस नहीं होगे। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, मैंने 2-3 घंटा बस बैठता था मैं। लेकिन एक बात थी कि वो 2-3 घंटा मतलब उसका मैं एफिशिएंसी, जो आप लोग पढ़ते हैं, वो होती थी, अच्छी खासी एफिशिएंसी होती थी। जब मैं कोचिंग में भी बैठता था तो मेरा ध्यान वहीं पर रहता था, बोर्ड की तरफ, जो सर बता रहे हैं। तो आपको भी वही करना है कि जितना टाइम आप दो, आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सको। टाइम मैं बढ़ाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सको। जितना आधे घंटे में आप पढ़ रहे हो कोई टॉपिक, वो एकदम क्लियर होना चाहिए आगे के लिए। और बस यही है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। एक दिन मैं भी ऐसी वीडियो देखता था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपका नहीं होगा। देखिए, एग्ज़ाम जो बने हैं वो हम ही लोगों के क्वालिफाई करने के लिए बने हैं, इंसान के लिए बने, एलियन के लिए बने नहीं हैं। तो इसका मतलब उनको भी हम लोग की नीड है, देश को चलाने के लिए हम लोग की भी नीड है। तो अगर हम लोग को क्या करना है, उस क्राइटेरिया पे पहुंच जाना है कि क्या चाहिए उन लोगों को। और बस आप लोग मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आप लोगों का भी हो जाएगा। कोई ऐसी बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और खुश रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि लॉकडाउन चल रहा है, कभी कभी ये होता है कि वैकेंसीज़ कब आएंगी, एग्ज़ाम कब होगा, एज निकलती जा रही है। तो आप, वो सब चीज़ आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि आप मेहनत कर सकते हो। और दोस्तों से बात कीजिए, अपने फैमिली से बात कीजिए। कट ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों से बात करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी, ज़िंदगी अच्छी लगेगी। जब लाइफ अच्छी लगेगी ना, तो आप अपने आप ही अपना बेस्ट दे पाओगे। तो लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको एक फोकस चाहिए, एक कंसंट्रेशन चाहिए, और एक एक ऐसा आदमी चाहिए जो आपको, वो आदमी आप खुद भी हो सकते हैं, जो आपको पुश करे। गलत करो तो आपको पता है कि आपने गलत किया है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको कि मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आईडीके का स्टूडेंट बन सका। और जैसा कि आपने कहा कि दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग, और मुझे आगे अभी बहुत कुछ करना है देश की सेवा के लिए। थैंक यू। और वेदांत के अंदर जो मैंने देखा चीज़ों को, कि जो पढ़ाई इन्होंने किया, पढ़ाते समय मैंने ये बार बार नोटिस किया कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको सवाल दिया जाता है, सवाल आता रहता है, उसके बाद भी वो लड़का उस सवाल को लगाता है। मैंने बहुत कम बच्चों में ऐसा देखा है कि आपको आ रहा है, उसके बाद भी आप मेहनत कर रहे हो। ये यूनिकनेस होता है। देखिए, होता ये है कि क्लास में हजारों लोग पढ़ रहे थे, अभी लॉकडाउन है तो नहीं पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो क्लास में हजारों लोग पढ़ रहे हैं और उन हजारों में से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि टीचर पढ़ाता है, सही है, लेकिन मेन चीज क्या है कि स्टूडेंट सीखता है ना। वेदांत ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि मैथ में जो चीज़ें होती हैं कि लोग एक चीज़ पकड़ लेते हैं, उनको वो आता रहता है, जब कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उससे हट नहीं पाते हैं। ये कमी लोगों के अंदर बनी रहती है कि उनको जो आता है लगता है कि हमें ये आता है तो ठीक है, जबकि होता ये है कि आपको उसमें नई चीज़ सीखनी होती है। इन्होंने जब 2 दिन पहले, परसों, हमें बताया 12 बजे के आसपास इनका मैसेज आया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो यकीन मानिए मेरे अंदर इतनी खुशी हुई कि जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। देखिए, होता क्या है कि एक जो टीचर होता है, उसकी पहचान उसके विद्यार्थी होते हैं।
उसकी आन बान शान उसके विद्यार्थी होते हैं, उसकी पहचान उसके विद्यार्थी होते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर उसके विद्यार्थी होते हैं, उसकी सफलता उसके विद्यार्थी होते हैं। तो जिस उद्देश्य के साथ मैंने इस अयोध्या पावन नगरी में कोचिंग की शुरुआत की, वो मुझे अब ये लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया था। बहुत सारे लोग पुलिस और ग्रुप डी, जीडी में या रेलवे लोको पायलट में हुए। मैंने उन लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया कभी, और न ही कभी मैंने जो है आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। पहली मर्तबा मैं वेदांत से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी नौकरी इन्होंने इस गांव के परिवेश में, इस अयोध्या फैजाबाद के परिवेश में रह करके हासिल कर ली है, जो शायद अपने आप में एक मिसाल है। इस पूरे फैजाबाद के, अयोध्या के विद्यार्थियों के लिए अपने आप में मिसाल है। और इन्होंने केवल नौकरी नहीं पाई है, पिछली बार के टॉपर से 5% नंबर ज्यादा, ऑल इंडिया टॉपर से 5% नंबर ज़्यादा पिछली बार से पाए। तो आप समझो कि ये सिर्फ क्वालिफाई नहीं किए हैं, टॉपर है। और आपके बीच से हैं, आपके बगल के बेंच पे मॉर्निंग किस बैच से? मॉर्निंग 6 to 8, मॉर्निंग 6 to 8 बैच से वेदांत, आप लोगों के ओल्ड बैच मॉर्निंग 6 to 8 से जो है थे। और आपके ही बगल का बच्चा पढ़ने वाला सेलेक्ट हो गया, और ना केवल सेलेक्ट हुआ है बल्कि टॉपर है। ये जब मुझे पता लगा ना, तो मेरे अंदर से ये मतलब कि इतनी खुशी हमें लगी कि लगा कि जो एक बीड़ा उठा करके मैंने ये काम करना शुरू किया है, अब वो सफल होगा। और मैं आप सब लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर वेदांत का हो सकता है तो आप सब लोगों का हो सकता है। अपनी कोचिंग में ही मुझे पता है कि कम से कम 70-72 बच्चे ऐसे हैं, सारे बैचों को मिला लिया जाए तो जो एकदम ऐसी स्थिति में है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रिजल्ट दे सकते थे, बैंक में मैनेजर बन सकते थे, लेकिन लैक ऑफ फोकस के कारण और अपनी सोच के कारण कि हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस कारण आप ग्रुप डी भरते हो, पुलिस को भरते हो, बस वहीं तक सोचते हो, लेखपाल तक सोचते हो। कभी आप उठ करके बैंक मैनेजर का या उठ करके आप पीसीएस अधिकारी का, आईएएस अधिकारी का नहीं सोचते हो। वेदांत ने सोचा और वेदांत ने कर दिखाया। और ख़ास बात है अभी इनकी उम्र 21 साल है। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनका रोल नंबर दे दूंगा, इनका डेट ऑफ बर्थ दे दूंगा। आप लोग नेट पे जा करके चेक करके देख सकते हैं कि इस बच्चे ने न केवल मेरा नाम रोशन किया है, न केवल अपने माता पिता का मान बढ़ाया है, बल्कि इस पूरे अयोध्या फैजाबाद का मान बढ़ा दिया है। और आप सब लोग ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। वो अपने लिए हो सकता है कि 2 वक्त की रोटी ना खा रहे हो, लेकिन आपके लिए चाहे जैसे चाहे जहां से व्यवस्था करनी हो करते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग वेदांत की तरह मेहनत करें और अपने आप को सफल बनाएं। मुझे इन चीज़ों में प्रोपोगंडा करने में विश्वास नहीं होता है कि मैं जो है लोगों को ये बताता फिरूं कि कोचिंग से इतने रिजल्ट आ रहे हैं, इतने रिजल्ट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। आज तक मैंने नहीं बताया कभी, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आया। अभी 1 ही साल हुआ कोचिंग खुले हुए, यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आए उसमें।
लेकिन ये एक इंस्पिरेशनल रिजल्ट था, या इंस्पिरेशनल रिजल्ट है, इसलिए मैं इनको बुलाया हूँ, जिससे कि आप लोग कुछ पा सकें, कुछ हासिल कर सकें। ये मेरा मकसद है। तो एक और सवाल मैं बड़ा इम्पोर्टेंट सा वेदांत जी आपसे करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि नौकरी पाने में आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा रोल होता है? क्या गरीबी आपके नौकरी पाने में बाधक बन सकती है? अपने एक्सपीरियंस को, चूंकि जैसा आपने बताया है कि आप भी मिडिल क्लास फैमिली से रहे हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर ज़रूर बयान करें, जिससे कि जितने भी और स्टूडेंट हैं जो उस गरीब तबके से आते हैं, जो उस कमज़ोर वर्ग से आते हैं, क्या वो सफल हो सकते हैं? क्या चीज़ें उसमें आड़े आती हैं, या क्या अप्रोच अपनाना है, क्या करना है? तो देखिए, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी ना, तो आपके पास चाहे जितने एक्सक्यूज़ हों, कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको मोबाइल चाहिए तो आप ले लोगे, तब तो नहीं कहते कि मैं गरीब हूँ। वैसे अगर आपको ज्ञान चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। मेरे घर में तो भगवान की दया से माँ बाप ने मुझे जो रिसोर्सेज चाहिए थे, मोबाइल मुझे मिला, मोबाइल से मैं काफ़ी हेल्प मिली मुझे। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है रिसोर्सेज, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आप बैठे रह जाओ, कहते हो मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे मुझे मिला नहीं ये, इस वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो आपको अपने ऊपर स्ट्रिक्ट होना बनना पड़ेगा कि आपको अगर वो चीज़ चाहिए तो आप कहीं से भी कुछ भी करना पड़े, आपको वो चीज़ चाहिए तो आप कर लोगे। अगर आपको किसी चीज़ का क्रेज़ होता है तो आप कर लेते हो, कोई खिलौना चाहिए होता है तो आप पा लेते हो। तो वैसे ही अगर किसी चीज़ का मन से आपके अंदर वो आएगा ना जोश, तो आप कर ले जाओगे। बाकी मुझे पता है कि कई लोग सच में जिनके पास दिक्कत होती है, लेकिन पढ़ाई जो ऐसी चीज़ है आज के समय में, जो जॉब जो है वो सिर्फ आपके टैलेंट देखती है, आपका स्टेटस नहीं देखती आप कहाँ से हो। तो अगर आप देखिए, इंडिया में आप सबके साथ बैठते हो एग्ज़ाम में, वहाँ पे तो ये नहीं पता चलता ना कि कौन अमीर है कौन गरीब है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो। आप उन लोगों के एग्जाम्पल देखिए जो एकदम बहुत ही बेकार स्थिति से उठ के कहाँ पहुँच चुके हैं। तो उन लोगों का एग्जाम्पल देखेंगे, उनका एग्जाम्पल मत देखिए जो अच्छे खासे थे उसके बाद जॉब मिली। तो अगर आप उनसे कंपेयर करोगे तो आप अपने साथ जस्टिफाई नहीं करो अपने आप को। आपको अपने से भी देखना होगा कि आपसे भी नीचे लोग मेहनत किए हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो अपने ऊपर आपको हार्श होना पड़ेगा कि मुझे चाहिए तो चाहिए, जाए जो हो जाए। बस यही कहना चाहूँगा, और लास्ट में फिर आपको थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी सबसे बात करने को। थैंक यू सो मच। एक मिनट के लिए। इसी के साथ जो है ये इंटरव्यू सेशन समाप्त करना चाहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अधिक से अधिक लोगों के पास इसको पहुंचाएं कि आप ही के बीच के वेदांत आप ही की कोचिंग से पढ़ कर के इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए हैं, और ना ही इन्होंने केवल क्वालिफाई किया है बल्कि डंका बजा दिया है। तो इसी के साथ मैं ये समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।